Great. Welcome everyone. Good morning, Jürgen. बहुत बढ़िया. Great, great, great. बहुत बढ़िया. मतलब तुम ऑफिसर बनो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे रानी बनो, जब तक तुम्हारे अंदर से वो ट्विटर आके नहीं निकलेगा ना, वो भीड़ तंत्र नहीं निकलेगा ना, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे. You're understanding? You're understanding what I just said? Okay. कि 2 मिनट क्लास डिले हुए तो तुम्हारे पास इतना फुर्सत है, इतना टाइम है कि तुम वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि तुम बहस कर रहे हो कब क्लास होगी, होगी नहीं होगी, सर ने 3 दिन बोला था, 5 मिनट लेट हो गए. ओके, दिस एटीट्यूड विल नॉट टेक यू एनीवेयर. यू अंडरस्टैंड? ये भीड़ तंत्र होता है, ये गलियों के बादशाह बनते हैं तब ऐसे बनते हैं. यू अंडरस्टैंड? चेंज योर मेंटालिटी, ऑल ऑफ यू, चेंज योर मेंटालिटी. अलेक्जेंडर बोलता था, बिफोर यू गेट द क्राउन योर हेड मस्ट बी रेडी फॉर इट. यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले अपना सर चेंज करो. ओके, सर एज इन सिर चेंज करो, मेरे को मत चेंज करो. ओके, सो द पॉइंट हियर इज, बहुत ही सैड है, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि तुम मतलब जितना मर्जी पढ़ा देना बेटा, जब तक तुम्हारा एटीट्यूड ऑफिसर लाइक नहीं होगा, यूपीएससी तुमको पास ही नहीं होने देगा. जो करना कर लेना. ओके, सो आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी फ्रैंकली, बाकी तुम्हारी मर्जी है. सब्जेक्ट तो सब पढ़ लेंगे बेटा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, वो मैच्योरिटी नहीं आएगी तुम्हारे आंसर में. ओके, ऑलराइट. अदरवाइज मेरा काम है समझाना, सब थोड़ा पास होने वाले वैसे भी. बिल्कुल सही बात है. तो जो बात मानेंगे वो मसूरी, जो नहीं पहुंचेंगे वो भी हल खरीदेंगे. Everyone has understood this or not? So आज का नया टॉपिक इज प्रीएम्बल. बट इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं इसके साथ साथ एक सूचना देना चाहूंगा. क्या होगा सर? कैसी सूचना? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच फॉर द, कौन इतना अच्छा समराइज करेगा? वो तो ने समराइज किया. मैं सब पहले मैं उनका नाम लूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा अवार्ड भी भेजना होता है. ओके, ये कौन है? मुकुल, मेघा वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, रविंद्र वेरी गुड. अभिलाषा इतना छोटा भी समरी मत करो, थोड़ी समरी भी बड़ी करो यार. हर्षित, भावना वेरी गुड, एटलीस्ट राइट समथिंग. ऐसे सिर्फ एग्रीमेंट्स के नाम मत लिखो बेटा, ये आर्टिकल्स के लिखो, उसके बारे में सब कुछ. ईसा वेरी गुड, हर्षित वेरी गुड. ये कौन है? जानवी, देखो ये इसको समरी देखो. रोहित वेरी गुड, ऐश्वर्या, आशुतोष, हेमंत, जानवी वेरी गुड, श्रेयसी. जानवी तो बार बार एक ही डाली जा रही है, कट कॉपी पेस्ट हो रही. ग्रेट. सो ग्रेट, वेलकम एवरीवन. सो तुम सबको अच्छा अवार्ड दिया जाएगा और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल. ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट प्रीएम्बल, ग्रेट आरती, बहुत बढ़िया. ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट प्रीएम्बल में एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ. क्या सर? पॉइंट क्या बता रहे हो? पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ये हमारे क्लास के कायदे कानून है. अच्छा, प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच. ओके, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता वैसे, मतलब मेरा बड़ा सपना था एक समय में कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, बट विद डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्पॉसिबल होगा मेरे जैसा आदमी को सरकार चलाना यार. हाँ यार, रहने देता हूँ, मैं रशिया चले जाता हूँ. ये ठीक है सर, आप सर चले जाओ यहाँ पर. ओके, मतलब इतनी भीड़, मतलब कोई सुन के नहीं रही यहाँ पर. सुनने से पहले लोग बोलते हैं प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच, स्पेशली जॉइनिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्स. मेक श्योर ऑल द प्रीवियस सेशंस आर थरोली रिवाइज्ड बिफोर यू कम टू द क्लास. यस सर. सर ये आप बोलते तो हम मानते नहीं है. ओके, 3 बार कौन देखे सर? इतने अच्छी सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे. ओके, अब ये सब टाइम पास करो. नहीं बेटा, पढ़ लिया करो. रीड एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12, कंटिन्यू रीडिंग लक्ष्मीकांत. रीड न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एवरीडे. सर आपको तो ऐसा लग रहा है हम तो यूपीएससी दे रहे हैं कि पढ़ाई करने बैठे. यूपीएससी देने का मतलब पढ़ना थोड़ा होता है सर. यूपीएससी का टशन होता है, स्टाइल होता है. ये क्या है? रीड रीड रीड, वॉच, रीड, नोट्स. क्या है ये? ऐसे थोड़ा बनता है यूपीएससी वाले. अच्छा सॉरी. मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास. ये क्या बला होती है सर? Any disturbing, foul or personal or political comments will not be tolerated. You may be blocked for this action. मैंने मे लिखा है. ओके, ये प्यार से लिखा है. You shall be blocked है. ओहो, मैं बड़ा हम्बल हूँ. Are you understanding? ओके. Make running notes of the class. अगर तुमने डिस्टर्ब किया तो मैं उसे टाइम ब्लॉक कर लूंगा. शराफत से जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ लिखते चले जाओ. No PDF should be shared unless deemed necessary. Being late for the class will adversely affect your understanding. Maintain punctuality. और ये हिंदी इंग्लिश की प्लीज कंट्रोवर्सी इस क्लास में मत कीजिएगा. मैं कोशिश करूंगा सारी बोलचाल की भाषा में बोलूंगा. अगर आपको ऐसे हैं ठीक सर हुआ, हमको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, ऐसे वाली सिचुएशन है,
तो प्लीज ये क्लास छोड़ दीजिए। और अगर उसी तरह से आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी ये क्लास छोड़ दीजिए, उस अनअकैडमी के सेशन में जाइए जहाँ पर प्योर हिंदी या फिर प्योर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। आई होप मैं अपनी बात को बोल पाया। ये सब सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इन अकेडमी फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो तुम लोगों को दुख होते हैं ना, सर आपकी क्लास होगी कि नहीं होगी, अगली क्लास कब होगी, पीएसआर का कोर्स कब होगा, जिसमें तुम सारा टाइम पास कर रहे हो। ओके, सारी तुमने जितने भी पैसे अनअकैडमी पे दिए वो सिर्फ इसी के लिए तो नहीं दे दिए कि सर अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास कब होगी खेलने में। हाँ सर, तो यही कर दे रहे हैं, अगली क्लास कब होगी, पीएसआर का कोर्स कब आएगा, गवर्नेंस का कोर्स कब आएगा, आईआर का कोर्स कब आएगा, सुबह होगी क्लास शाम को होगी, यही करते करते एक साल निकाल दोगे। उसका काम ना अनअकैडमी ने तुम्हारा भला किया हुआ है, एक ऐप है उसमें देख लिया करो। ओके, और बाकी लोग पढ़ाई कर ध्यान। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और सबको समझ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक प्रीएम्बल, जैसा नो। लेकिन प्रीएम्बल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप में हमारा एक 2-3 सा छोटा सा टॉपिक बाकी है। हमने एनआरआई, पीआईओ एंड एनआईसी, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई ये नहीं किया हुआ। तो ये 10-15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा वरना उससे कंटिन्यूएशन खत्म हो जाएगी, तो उसको मैं थोड़ी देर तक कर लूँ, ठीक है। सो आज हम करेंगे प्रीएम्बल। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और सबको समझ में आया? सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना सर हमने तो पहले से सारी कमियां निकाल के रखी थी। हमने सोचा था आप प्रीएम्बल पढ़ाओगे, हम चिल्लाएंगे सर ये भी तो पढ़ा दो, ये भी तो पढ़ा दो, ये भी तो पढ़ा दो। अच्छा, हमने तो सर पूरा सर धरना दिया हुआ था, हमने तो सर झंडे गाड़े हुए थे। अच्छा सर, ओके, हाँ सर। सर सारा सर बैंड बाजा वापस करना पड़ेगा, हमने धरने डाले हुए थे सर, क्या होगा सर? इमेज खराब कर दी सर आपने हमारी, हम धरना पार्टी हैं। और तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल स्टार्ट करने से पहले, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ। सर आई हैव अ लिटिल डाउट एंड दैट इज आई ऑलवेज मेक रनिंग नोट्स बट कैन आई फॉलो अनअकैडमी प्रिंटेड नोट्स? हाँ बेटा, तू अनअकैडमी के प्रिंटेड नोट्स भी पढ़ ले। तो यार हद हो गई यार, मतलब नहीं सर फंस गया सर हम लोग, बेफालतू में पूछा ही क्यों हमने, है ना, आराम से हम लोग निकल रहे थे। सो प्रीएम्बल स्टार्ट करने से पहले होमवर्क दिया जाएगा। तो पहली ऐसी क्लास है जिसमें स्टार्ट होने से पहले ही होमवर्क है। क्या याद करना है सर? प्रीएम्बल मेमोराइज करना है। क्या करना है सर? प्रीएम्बल मेमोराइज करना है। आर यू अंडरस्टैंड? अरे यार ये बंद करता हूँ। तुम लोग को फ्रस्ट्रेशन नहीं होती अपनी जिंदगी से? नहीं सर बहुत होती। तुमको अंदर से वो जो आग निकलती है, अंदर से जो ऊर्जा निकलती है कि भैया कुछ ना कुछ लिखना ही है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, कुछ ना कुछ पूछते जाएंगे। ओके, ये तुम्हें अजीब सा नहीं लगता तुमको? पहली बार यार पैसा देकर, पैसे देकर कौन इतना टाइम बर्बाद करता है यार? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पैसे दिए बाबा, तुमने इतने हजारों रुपए दिए, पढ़ लो यार। नहीं सर, हमें पहले से ही मालूम है हमें टाइम पास करना है। सो प्रीएम्बल मेमोराइज करना है और ये पूरा का पूरा मेमोराइज करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर ये फुल स्टॉप तक याद करना है, बस उससे ज्यादा नहीं। हद हो गई है। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Full stop. तो सब याद करना, तो सब याद करना। Are you understanding this or not? तो अपने को ये प्रीएम्बल रटा हुआ मत है, तो रटने का भी ऐसा नहीं। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. तो कोई ना कोई पर्पस होता है कोई भी चीज याद करने का। तो एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ लर्निंग में श्रुति एंड स्मृति का बड़ा रोल हुआ करता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो श्रुति और स्मृति क्यों जरूरी होता है? बिकॉज जब आप मेमोराइजेशन करते हो, जब आप किसी चीज की मेमोराइजेशन करते हो, तो मेमोरी जब आपने वो किताब बंद भी कर ली ना, तो वो भी है ना, वो तुम्हारे दिमाग में ही रहता है और वो कहीं ना कहीं न्यूरल सर्किट्स बनाता रहता है, वो कनेक्शन ढूंढता रहता है। इसीलिए बहुत सारे, जैसे हम लोग स्कूल में टेबल्स याद करवाए थे, ओके, हमको रटवाने का जिसको हमने बोला वो बात अलग है कि उसके बाद भी हम सबको रटते ही रहे, लेकिन रटना बड़ा जरूरी हो जाता है इन सब केसेस जहां पर आपको कनेक्शन की जरूरत होती है। सो प्रीएम्बल भी आपको मेमोराइज करना है ताकि वो जो इंटर कनेक्शन है वो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली तुम्हें याद हो जाए। तो हर चीज का एक पर्पस होता है। जैसे ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों रटवाया जाता था। हाँ सर, ये चीजों ना, ABCDEFG
HIJKLMNOP. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ABCDEFG HIJKLMNOP. I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा. Both of them have got same phonetics. Are you understanding? तो तुम्हें स्कूल में किसी ने ये बात बताई नहीं कि भैया हमको रटवा के रहे. Are you understanding this part? Suppose हम so उससे बच्चों को phonetics और ट्यून याद आ जाती है. Are you understanding? तो सर मेरे को बनाओ सर, मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाऊंगा. सर रहने दो यार आप. ओके सो एवरीवन, सो ये बोले सर कहाँ है? मैं वहां हूँ जहां से हमको खुद अपनी खबर नहीं आती. मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती. वाह सर वाह, मतलब क्या बात. वाह वेरी गुड सर, क्या बात कर सर. वाह. सो आगे चलते सर. तो ये प्रीएम्बल तुमको याद करना है. ओके सो ये पूरा वर्ड बाय वर्ड, सबसे पहले इसको वर्ड बाय वर्ड रख लो. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Full stop. सबको समझना, इसी स्पीड पे याद कर लेना. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ गया? Everyone, homework accepted? Yes sir. वो बोलो repeat sir. सबको समझ आ गया सर? बहुत बढ़िया. अब इसमें दो क्वेश्चंस याद रख लेना. क्या है सर दो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ये वर्ड याद रख लेना, एक है सोशलिस्ट, एक है सेक्युलर. हाँ सर, ये क्या है सर? सोशलिस्ट और सेक्युलर. और एक वर्ड है ये इंटेग्रिटी. अच्छा ठीक है सर. तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड किए गए थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. और इंटेग्रिटी भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. सबको समझ में आया? तो इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और उसमें तीन वर्ड्स डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. याद रहेगा या नहीं याद रहेगा सर? एकदम याद रहेगा. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, तो तीन वर्ड्स डाले गए थे और एक ही बार अमेंड हुआ है. वेरी गुड. कीर्ति का कमेंट देख लो. इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस. अमेंडेड ओनली वंस. कब अमेंड हुआ सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वर्ड्स डाले गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. एक्चुअली उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्या वर्ड्स पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बिफोर 1976. तो बिफोर दैट वी वर ओनली अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रही है सर? सब समझ में आ गया. पल्ले पड़ रहा है नहीं पल्ले पड़ रहा? हाँ सर एकदम समझ में आ गया. सबको समझ में आ गया? वेरी गुड सर. तो अब मैं जब स्कूल में था ना तो मेरे को बोलते थे, क्या बोलते थे सर? मेरे को बोलते थे कि ना लेबल द डायग्राम. अच्छा मैं डायग्राम लेबल करूंगा. सर रहने दो. मेरे को बड़ा अच्छा, मेरे फुल मार्क्स आते थे. ओके तुम लोग देखोगे मेरे फुल मार्क्स ना से देखो. तो ये क्या है सर? लेबल द डायग्राम. अच्छा ओके. ये क्या है सर? ये है लेबल द डायग्राम. क्या कर रहे हो यार? ये क्या है सर? लेबल द डायग्राम. अच्छा और ये क्या है सर? लेबल द डायग्राम. Are you understanding this part? Okay sir. क्या है डायग्राम में लेबलिंग? सो ये है सोर्स ऑफ पावर. क्या सर? सोर्स ऑफ पावर. ये क्या सर? सोर्स ऑफ पावर. वेरी गुड सर. ये क्या है सर? ये है नेचर ऑफ इंडिया. अच्छा ये क्या है सर? ये है ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा और ये क्या है सर? ये है डेट ऑफ इनैक्टमेंट. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन. सबको समझ में आ गया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. तो ये क्या है सर? सोर्स ऑफ पावर. यस सर. ये क्या है? नेचर ऑफ इंडिया. ये क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स. और ये है डेट ऑफ इनैक्टमेंट. तो तुम्हारे प्रीएम्बल में देयर आर फोर मेन पार्ट्स. वन इज द सोर्स ऑफ पावर, सेकंड इज नेचर ऑफ इंडिया, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ इज डेट ऑफ इनैक्टमेंट. लिख लिया सबने? हाँ सर लिख लिया. पल्ले पड़ा? हाँ सर पल्ले पड़े. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? लिख लिया? हाँ सर. डायग्राम लेवल में बहुत सॉलिड करता हूं, बहुत ही बढ़िया सर. और उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. नको बाबा ये ओरिजिनल में नहीं थे, ये थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. समझ लो कि नहीं समझ लो? तो समझ लो. एवरीवन हैज अंडरस्टूड यस और नो? तो तुम्हारा एक आध क्वेश्चन तो हो ही गया यहाँ पे. अब हम एक एक करके वर्ड स्टार्ट करते हैं. सब रेडी हैं?
सो ये हमारा उस दिन का न्यूज़पेपर था जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 का हुआ। अब ध्यान से वर्ड सारा केस शब्दों का है बेटा, तुम होके चले गए चले गए, अरे होके चले गए। हेलो हेलो, इज इट द मेजर सब्जेक्ट? अच्छा हो, मेरे को लगा इतना सन्नाटक में है भाई। और सबको समझ आ गया? सो द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, वी वर proclaimed as sovereign democratic republic। तो ये थे sovereign democratic republic, ओके। सो ये है sovereign democratic republic, और ये तुम्हें क्वेश्चन आया हुआ है दैट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वी वर ओनली अ sovereign democratic republic। अब पहली वार्निंग मिल रही है, किसको वार्निंग मिल रही है? खुशबू को वार्निंग मिल रही है। खुशबू आपको ब्लॉक होने वाली है, ठीक है? तो जो टाइम पास कमेंट मेरी क्लासरूम में कर रही है, तो अब फटाक से ब्लॉक होने वाली है, ठीक है? फिर बाद में रोना मत, इसलिए मैं वार्निंग देता हूँ। आज मैं बहुत अच्छा हो गया, ओके? मैं वार्निंग दे देता हूँ। सॉरी मेरे को क्या बोली, उसको बोल, ओके? बड़ा तरसनीय तुम्हारी स्थिति है, ओके? तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल रहा है, मौका, लेकिन पढ़ने को मिल नहीं रहा, तुम्हें इच्छा नहीं हो रही। तो मेरी क्लास में एक वार्निंग दूंगा, फिर ब्लॉक करूंगा। हाँ, ये अच्छा है सर, ठीक है? एक वार्निंग दे दूंगा, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ओके, सबको समझना है ऐसा? तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द ओरिजिनल पार्ट। अब ये स्टोरी स्टार्ट करनी पड़ेगी विद द एंटायर सिनेरियो। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। प्रीएम्बल का अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा, मैंने क्या बोला? प्रीएम्बल का अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा, संधि विच्छेद समझते तुम? हाँ सर, डिवाइड करोगे तो सर ये ऐसा कुछ लग रहा है कि पहले ये था, पहला ये था, और रेस्ट ऑफ इट इसकी वजह से बना। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है सर, एकदम सर ऐसे लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल सर। सर पहले ये था, ओके यार, ओके सर, पहले ये था और रेस्ट ऑफ इट उसके बाद बना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर, लेकिन सर ऐसा जरूरी नहीं। क्यों ऐसा जरूरी नहीं? बिकॉज नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ओके? अब आया द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके, if you can understand preamble, then this is you have to understand very carefully। so preamble जो है, okay, preamble जो है वो इंडिया में अलग है और यूएसए में अलग है। क्या बात कर रहे हो सर, ध्यान से सुनना। इंडिया का प्रियम्बल अलग है और यूएसए का प्रियम्बल अलग है। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि सर प्रियम्बल लिखने का आपको आइडिया किसने भेजा? सर प्रियम्बल लिखने का इंडिया को आइडिया यूएसए से आया। कहां से आया? यूएसए से आया। सो द फर्स्ट ever preamble which was written by any constitution makers was United States of America। तो तुम्हें एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें preamble लिखने का आइडिया फर्स्ट टाइम किसमें आया? तो ये है preamble to the Constitution of USA। We the people of the United States, in order to form more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to establish ourselves, etc., 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 etc। सर मतलब प्रियम्बल आपने कहां से मोटिवेट हुआ? तो ना सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल हमें मोटिवेशन हुआ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक सबको क्लियर आ गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड सर। तो एक क्वेश्चन और भी हो गया, धीरे धीरे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो मैं प्रियम्बल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मैंने जब अमेरिकन को फोन किया, मैंने कहा हेलो अमेरिकन, हाउ आर यू? तो बोले बहुत बढ़िया। क्या फोन किया? मैंने यार फोन इसलिए किया कि तुम्हारा प्रियम्बल तुमने क्यों लिखा? ध्यान से सुनो। बोला है सिद्धार्थ, preamble is the plan according to which the Constitution of USA was made। पूरी बाबो बोले, इसको मुझे बड़ी बात है। पहले हम लोगों ने इंडेक्स लिखा, ऐसा इंडेक्स, ओके, ऐसा इंडेक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये हुआ प्रियम्बल। उस प्लान के अनुसार हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे 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 करके लिखा, सब डाल दिया। ओए होए, मैंने कहा तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। तो मैंने कहा तुमने पहले प्रियम्बल अडॉप्ट किया? बोले यस।
पहले हमने प्रीएम्बल के ऊपर बहस की, डिबेट किया, डिस्कशन किया, अडॉप्ट किया, फिर उसी प्लान के अनुसार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए लिखा। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। So preamble is a plan according to which the Constitution of USA was written. यहाँ पर first adopt हुआ preamble, बाद में बना Constitution of USA। समझ ला कि नहीं समझ ला, ये बात दिमाग में गई कि नहीं गई? एकदम जानी मनती है, एकदम दिमाग के अंदर डालो और जाने का, दरवाजा बंद कर देने का, उसके बाद जाने नहीं देने का इसको। Are you understanding this or not? सबको जाना। मैं बहुत बढ़िया, तुमने बहुत इंटेलिजेंट लोग। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा, क्या मैंने कहा थोड़ा सा हमारा अपना इतिहास भी समझना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। क्या बात कर? सो 9 दिसंबर 1946 को, तारीख 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला दिन था। हाँ, आर यू अंडरस्टैंड? याद तो होगा तुम्हें? हाँ सर, बोले तो नहीं होंगे ये सर। 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू स्टूड अप। ध्यान से सुनना बेटा, एक वर्ड के में पैसे है, एक वर्ड के। ओके, इट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। सबको समझ में आया? तुमने जो मिस किया वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यस सर। सो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी इंट्रोड्यूस, क्या हो गया सर? अरे बाबा, इंट्रोड्यूस, अच्छा, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, या फिर उसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोलते हैं। मतलब एम्स और ऑब्जेक्टिव कि हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में करने वाले क्या है। ओके, क्या बोलते हैं सर इसको? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिमाग लगा के बोलना, कोई भी वर्ड मिस किया, कोई भी अपनी हवाइयों में होंगे, फेल हो जाओगे एग्जाम में। यूपीएससी में फेल होना बहुत ही आसान होता है, कोई टेंशन नहीं होता। ओके, एग्जाम देने जाओ, फेल हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर बाहर आके घर वालों को बोलो बहुत टफ एग्जाम होती है, आपको नहीं पता, वो बात अलग है। नलायक को, तुमने पढ़ाई की नहीं। ओके, ध्यान रखा नहीं तुमने। अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को ये ऐसा अंदर ही अंदर ना ऐसा फिट्स पड़ रहे होंगे, ऐसा वायलेंट अटैक्स आ रहे होंगे, अंदर से वोल्केनो फट रहे होंगे। सर एक बार चैट को ओपन करें, हम कुछ ना कुछ टाइम पास कमेंट वादियां करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो वो अंदर का जो तुम्हारा वो है ना, अंदर की हवाएं, हवा हवा हवा, मुझे मालूम है। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़ी कहानी कुछ ऐसी थी कि उस टाइम पे मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करके बैठी थी, और वो जमाना बड़ा अच्छा था। ओके, इन अदर वर्ड्स कि डिबेट एंड डिस्कशन ज्यादा होती थी। तो जब नेहरू जी ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो चेयरमैन, उन्होंने बोला नहीं, प्रेसिडेंट बाय द वे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करते। मुस्लिम लीग वालों को फोन करते हैं और उनको बोलते हैं आ जाओ भाई लोग, ऐसा नाराजगी छोड़ो, आ जाओ। तो ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने झूठा वादा किया था, वो बोला था मैं 20 जनवरी तक ज्वाइन कर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने आए नहीं। तो कोई बात नहीं सानू की। ओके, फिर हमने 22 जनवरी 1947 को फाइनली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ी बहुत तो कहानी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ठीक है सर, सबको समझ में आया? ये भूली दास्तां जो फिर याद आ गई, सबको समझ में आया कि नहीं? सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। सर मेरे को आपको कुछ बोलने का है क्या? ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, हाँ सर, ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है सर, इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। अच्छा, और फिर वो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना सर, उसी को अपन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इसमें प्रीएम्बल। फिटे मुंह, फेल होगा तो एग्जाम में। क्या बात कर रहे हो सर? ये प्रीएम्बल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कॉपी पेस्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? सेम ही है? नहीं है। सेम ही है? नहीं है। मोटिवेशन जरूर है, लेकिन सेम नहीं है सर। सेम ही है। तो नोटिस करना भी यहाँ पे क्या गड़बड़ देखने वाले हो। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर एक डिफरेंस तो मिल गया। क्या मिल गया सर? इंडिया में प्रीएम्बल लास्ट में अडॉप्ट हुआ। हाँ सर, 26 नवंबर 1949 यहाँ पर डेट लिखी हुई है। और हमने प्रोसेस कब स्टार्ट किया था सर? आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था 9 दिसंबर 1946 को। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? या फिर 13 दिसंबर 1946 को, जो मुझे डेट याद रख लो। लेकिन प्रीएम्बल वाज द लास्ट टू बी अडॉप्टेड। और सर, born in the USA, I was born in the USA, प्रीएम्बल यूएसए में फर्स्ट टू बी अडॉप्टेड था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहला समझ में आया कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में सबसे पहला अडॉप्ट हुआ था। पल्ले पढ़ रही है? नहीं पल्ले पढ़ रही है? तो तुम्हें समझ में आ रहा है सर? इतनी देर में सर कोई और क्लास में होता है ना, हमारा प्रीएम्बल अभी आधा खत्म हो चुका, तो पता नहीं कि एक डेट पे लड़ रहे हो। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर।
So difference number one. Okay. So difference number one. Yeah. Everyone has understood this or not? सब कुछ आ रहा है. तो मैंने ना सोचा, okay, तो जब ये चाइना वायरस नहीं आया था इंडिया में, हाँ चाइना वायरस आया था, तो चाइना वायरस जब आया ना तो मैं ना घूमने जाने वाला था. सब पढ़ाते पढ़ाते क्या सर बीच की बातें सुनो ना यार. जब ये कोविड आया था ना, कोविड, तो मैं ना घूमने जाने वाला था. अच्छा, फिर तो मैं जब घूमने जाने वाला था ना तो हमने सोचा चलो इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे. ओके, तो कहाँ जाएगा, तो मैंने सोचा लंदन जाते हैं. लंदन, ओह वाओ, लंदन, यस. तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, एजेंट को. तो मैंने एजेंट को फोन किया. फ्रेंड है कि एजेंट है, पैसा लेता है बाबा इसलिए एजेंट है, लेकिन मैं जानता हूँ इसलिए फ्रेंड है. अच्छा, पैसे को कौन छोड़ता थोड़ा ना. ओके, समझ में आ रहा है. तो मैंने एजेंट को फोन किया. मैंने कहा एजेंट तू मेरा दोस्त है, तो मुझे एक बात बता कि तू मेरे को भेजेगा क्या लंदन. बोला हाँ हाँ पैसा दे, तू जहाँ मुझे भेजेगा. तो मैंने उसको पैसा दिया. फिर उसने मेरा एक आइटनरी बनाया. आइटनरी मतलब सर प्लान बनाया, प्लान. अच्छा, बोला सिद्धार्थ लंदन जाने का, फिर यहाँ जाने का, फिर थोड़े टाइम के बाद मैं तेरे को स्कॉटलैंड भेजेगा, फिर तू वो होटल में रहने का, फिर तेरे को वहाँ पे बहुत ठंड लग गया तो वापस आ जाने का. ऐसा ऐसा करके तेरे 4 दिन का अपन प्लान बना रहेगा. इस होटल में रहने का, इस गाड़ी में जाने का, ये साइट सीइंग करने का, यहाँ पे शॉपिंग करने का. अरे बाबा शॉपिंग का नाम लेने बहुत टेंशन होती है बाबा, बहुत खर्चा होता है. ओके, और ये म्यूजियम में जाने का, ये लंदन आए घूमने का, ये बकिंगम पैलेस देखने का यहाँ पर, और फिर लास्ट में कुछ नहीं होता छोले भटूरे खा के आ जाने का, क्योंकि लंदन में छोले भटूरे दिल्ली से अच्छे मिलते हैं. क्या बातें कर रहे हो, सारे पंजाबियों ने, तुम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया लंदन को. ओके, रिवर्स कॉलोनाइजेशन चल रही है. तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया. सबको समझ में आया कि नहीं सर, ये क्या था सर, ये है प्लान. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया, यस और नो? सबको समझ में आया? नजर लग गई सर, किसकी नजर लग गई सर? ये चीनी लोग है ना, ओहो, चीनी लोगों की नजर लग गई हाथों की. तो ये मेरा आइटनरी था. ऐसा 5 दिन का ड्यूरेशन था. बोलने का ये ऐसा डेस्टिनेशन, यहाँ पर रहने का, यहाँ रहने का, यहाँ रहने का, यहाँ रहने का. ये सब क्या था सर? प्लान था, प्लान. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? फिर क्या हुआ, ये चीनी लोगों से किसी की खुशी देखी नहीं जा रही. चाउमिन लोगों को, हाँ सर एकदम, चाउमिन लोगों को खुशी नहीं देखी गई. अचानक हो गया कोविड, चारों तरफ डिलेड डिलेड डिलेड, मुंह पे कपड़ा डाल के घूमते रहो. ओके, डिलेड 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 डिलेड. जहाँ जाओ लंदन जाते हो, मेरी फ्लाइट लेट हो गई. तो 1.5 दिन तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा रहा. ओके, पूरे परिवार के साथ. उनके बोला कि बाबा तुम बैठे रहो. तो फिर मैंने बोला एजेंट अब क्या करने का. बोला सुधार चिंता नहीं करने का, अभी भी तेरे 3.5 दिन बाकी है. मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा अब क्या है, रानी का घर नहीं देखने का, बकिंगम पैलेस में क्या है, कौन सा तेरे को घर पे बुला रही हो. ओके, तू ऐसे कर, वोट मिस कर. मैं तो क्या बात कर रहे, बकिंगम पैलेस में देखने वाले ना बोला. ओके, और छोले भटूरे तू है ना रजौरी गार्डन में खा लियो. ओके, लंदन में मत खा. मैंने कहा अच्छा, और ये स्कॉटलैंड वॉटलैंड छोड़ दे, वहाँ पे बहुत ठंड लगती है, ये भी छोड़ दे. ओके, मैं कहा फिटे मुंह. बोला यार ऐसे मत करना. तो मैंने ये सब छोड़ के ये सब करके आ गया. ओके, सबसे ज्यादा मेरे को डर था शॉपिंग का, वो जरूर होगी. शॉपिंग नहीं छूटती सर, हाँ शॉपिंग नहीं छूटती सर, खर्चा जहाँ होता है वहां पे वो नहीं छूटता सर. तो ये क्या हुआ सर, प्लान कुछ और था. प्लान ये था, हाँ सर, हुआ ये क्या था सर, प्लान ये था, एक्चुअली हुआ ये. जो हुआ, जो एक्चुअली हुआ, उसकी मैंने एक समरी लिखी. अच्छा, जो एक्चुअली हुआ उसकी मैंने समरी लिखी. अच्छा, वैसे ही प्लान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था. अच्छा, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया. अच्छा, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ माना गया, कुछ नहीं माना गया, कुछ लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया. जो एक्चुअली हुआ, जो एक्चुअली बना, उसकी समरी लिखी. उस समरी को बोलते हैं प्रियम्बल. उड़ी बाबा, बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. सो objective resolution is not the preamble. Preamble is the final summary of what the Constitution of India is. Are you understanding this or not? Suppose समझ में आया, yes or no? So preamble of the Constitution of India is not the plan. तो हमारा वो डायग्राम कहाँ गया सर? अरे वो नोनो डायग्राम कहाँ गया हमारा? So हम यूएसए में क्या था सर? Preamble is the plan according to which Constitution of USA was made. Preamble is not the plan according to which Constitution of India was written.
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ये इंडेक्स नहीं है, ये समरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये फर्स्ट टू बी अडॉप्टेड नहीं है, ये लास्ट टू बी अडॉप्टेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा ऑफ प्रियम्बल। आर यू 40 मिनट लग गए सर यहाँ पे बात समझाते समझाते। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। तो प्रियम्बल वो आखिरी फोटोग्राफ है, वो आदमी लेता है ना एक लास्ट में समिंग अप, एक आखिरी फोटोग्राफ जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समा जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आ गया या नहीं आया? Very good, sir. So, photograph, that last summarization is the preamble. Are you understanding this part? सबको समझ में आ गया? Everyone has understood. So, this is the entire situation of this part. So, बोलते ना कि तेरे मेरे दुख की कहानी किस्सा तुलानी है। किस्सा तुलानी मतलब लंबी किस्सा। मुख्तसर सी बात है, शॉर्ट में समराइजेशन। मुख्तसर सी बात है कि तूने मुझे बर्बाद किया। अरे वाह 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 वाह, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये समरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, हमको एकदम पल्ले पड़ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो मैंने नेहरू जी को फोन किया, मैंने कहा नेहरू, फिर आप नेहरू जी को फोन कर लेते हैं। नेहरू जी को तो मैं बहुत पहले फोन किया, मेरे पास रिचार्ज था ना जियो का। मैंने नेहरू जी को फोन किया, मैंने कहा नेहरू जी देखो, एक तरीका ये भी है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखो, ओके, और पूरा लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते 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 जाओ, और लास्ट में उसको समराइज कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस सर। तो नेहरू जी बोले हाँ, फिर मैंने कहा उसको बोलेंगे प्रियम्बल। तो नेहरू जी बोले फिर? तो मैंने कहा फिर आपने ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ही क्या को किया? हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो बोले सिद्धार्थ तूने आज क्लास पढ़ाई? मैंने कहा हाँ। तो तूने ये क्यों लिखा? ओ, कि मैं पढ़ाऊंगा प्रोविजन, फिर मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, फिर मैं पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जनरल गाइडेंस में काम आता है। ओ, मैंने कहा नेहरू जी आप भी मेरी क्लास देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे जनरल गाइडेंस समझ में आता है। यू अंडरस्टैंड? मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात ये है, ओके, तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरी बात ये कि जैसे मैं ना एक दिन मैंने अपने पापा से पैसे मांगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा एक काम करो, मुझे 20 करोड़ रुपए दे दो। तो पापा बोले क्यों? तो 20 करोड़ क्या करना है नालायक? तो पापा मेरे को एक नया बिजनेस आया है। अच्छा, ये जो 20 करोड़ रुपए है ना अपन इन्वेस्ट करेगा, मैं आपको अगले साल ना 40 करोड़ देगा वापस। अच्छा, पापा ने बोला वैसे तो मेरे को तुझ पे एक पैसे का भरोसा है नहीं, लेकिन दे देता हूँ, ले 20 करोड़ तेरे हुए। तो पापा ने मेरे को 1 जनवरी को 20 करोड़ रुपए दे दिए। बोले जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर क्या हुआ? तो अगले दिन ना मैंने सबसे पहले तो मेरा जो फैक्ट्री है ना वो जून में स्टार्ट होने वाली थी। अच्छा, और पापा से आपने 1 जनवरी को पैसे ले लिए? हाँ हाँ, मैंने कहा पैसे तो मिल रहे ना, पापा ने कल पलट दे। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा इधर आओ, क्या हुआ? आज से मीटिंग करेंगे। अच्छा, आज से डिस्कशंस होंगी। अच्छा, आज से हम लोग स्ट्रेटेजाइजेशन करेंगे। अच्छा, आज से हम लोग मार्केट सर्वे करेंगे। सर पैसा कब कमाओगे? नादान परिंदो, पैसा जून के बाद कमाएंगे ना। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हो? पापा को नहीं दिखाना कि कोई काम चल रहा है, पापा ने पीट नहीं देना मेरे को 6 महीने में। अच्छा, वो बोले मैं वरना सुबह 11 बजे उठ रहा, पापा ने 2 थप्पड़ मारने, 20 करोड़ रुपए ले लिया। अब पापा बोलूंगा पापा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM वी हैव अ मीटिंग। ओहो, अच्छा, वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डू मार्केट सर्वे। तभी तो लगेगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तभी तो जून में होगा ना। तो सर इसमें क्या है? नेहरू जी के साथ भी यही दुख था। 250 साल के स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सपना देखा था। यस, और वो शुरू हुआ था। तो इस देश के लोगों को ये जानना जरूरी था कि एक्चुअली बनने वाला क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बन क्या रहा है, क्या बनेगा ये तो देख लेंगे बाद में, लेकिन जनरली दे मस्ट बी नोइंग कि होने वाला क्या है। दैट जनरली देश को इन्फॉर्म करना वाज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। So there were 2 reasons, one for general guidance and second for telling the people of India what we are heading towards. लोगों को ये बताना भी जरूरी होता है कि क्या हो रहा है। So let us understand this, and this is the situation of this part. Everyone has understood this part. So this is the context, or
This is Nehruji speaking in the Constituent Assembly. Mr. Chairman, this Constituent Assembly has not been in session. It has been done some formal, but has yet to done. We have been cutting our way and clearing the ground on which we intend to erect the edifice of the Constitution. It seems proper that before we proceed further, we should clearly understand where we are going and what we intend building. Are you understanding this or not? Before we are beginning, we should present a clear picture to ourselves, to the people of India, and to the world at large. The resolution that I am placing before you defines that outline. बेटा ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉल्यूम 1 पेज 5 पैरा 2. पल्ले पढ़ रहा है या नहीं? तो तुम्हारी कोई किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी क्लासेस में आ गए, तुम्हें पल्ले तो बड़ा ये सब बातों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर इसका मतलब है हम टाइम पास छोड़ दें सर? अब आप ऐसा पढ़ाओगे तो हम टाइम पास छोड़ दें क्या सर? बताओ. हाँ बेटा छोड़ दो. ओके, ये तुम्हारे लिए अच्छा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? So Nehru ji ने बोला the resolution that I am placing before you is in the nature of pledge. ओए होए, it is a pledge. कसम की कसम. Are you understanding this part? So हमने इस it deals with fundamentals which are commonly held and have been accepted by the people. Are you understanding this part? So this is a pledge. Okay, this is not the entire कॉन्स्टिट्यूशन. बट नेहरू जी का यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, द रेजोल्यूशन डज नॉट गो इनटू डिटेल्स, इट ओनली सीक्स टू सी हाउ वी शैल लीड इंडिया टू गेन द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जनरल था. क्या था सर? ये जनरल था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया या नहीं? रियाना अंडरस्टूड. बहुत बढ़िया सर. फिर क्या सर? सो इट वॉज नॉट टू बी गॉन इन टू डिटेल्स एंड. लेकिन सर क्या हो गया सर? लेकिन क्या? अब सारी कहानी ये है कि नेहरू जी को कुछ और लगा. अच्छा फिर क्या? लेकिन नेहरू जी भूल गए कि कोई और भी था. कौन था सर? ओह, समझ में आ रहा है या नहीं? ओह सर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहीं पर ही बैठे हुए थे. सर ये तो सोचा ही नहीं. सो नेहरू जी को जो लगता था वो लगता था ऐसे. सुनो मेरी बात. क्या सुनो? नेहरू जी को लगता था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये क्या है सर? पत्थर की लकीर होने वाला. क्या होने वाला सर? पत्थर की लकीर. क्या होने वाला सर? पत्थर की लकीर. अब कैसा मतलब? दिस इज गोइंग टू बी रिटन इन स्टोन. उनको पूरा यकीन था, उनको पूरा यकीन था कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज इट इज प्रीएम्बल बन जाएगा. अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ये किसका थॉट प्रोसेस था सर? ये नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था. नेहरू जी को लगता था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज इट इज प्रीएम्बल बन जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस सर. क्योंकि वो लिखते थे, उनका ऐसा थॉट प्रोसेस था कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये उनका स्टेटमेंट था. ओके, इट इज समथिंग मोर देन लॉ. क्या लिखा था? वो क्या बोलते थे? इट इज समथिंग मोर देन लॉ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनका मतलब था कि इसमें शायद ही कोई चेंजेस आएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो इन्होंने क्या बोला था? इनकी पॉइंट था लॉज आर मेड ऑफ वर्ड्स. बेटा इतना डिटेल में तुमने कभी सपने में सोचा था पॉलिटी पढ़नी होती है? लॉज आर मेड ऑफ वर्ड्स बट दिस रेजोल्यूशन इज समथिंग हायर देन द लॉ. ओए होए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इनका एक्चुअली मतलब था, ओके, इनका मतलब ये था दैट मुझे नहीं लगता कि इस रेजोल्यूशन में कोई चेंज आएगा. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? So the point was laws are made of words, but this resolution is something higher than the law. अब इसका एक वजह है. okay? देखा जाए तो नेहरू जी के इस थॉट में कुछ बात है. एक्चुअली रीजन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स होते हैं, और जो लॉयर्स होते हैं ना, ये लोग है ना, लॉ यानी कि उसके शब्दों का बड़ा सर तोड़ मरोड़ के ना सर अलग अलग अनुवाद कर देते हैं. Are you understanding?
तो सब मेरी तरह तो हम्बल होते नहीं है। हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने ये बोला कि इसको ना तोड़ मरोड़ के मत करो, मैंने जो लिख दिया वही होना चाहिए, दैट शुड बी द फाइनल वन। लेकिन ये भूल गए, क्या भूल गए सर? ये भूल गए, क्या भूल गए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर चेंज लाने वाले थे डॉक्टर अम्बेडकर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन स्टार्ट हुआ और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया, हाँ सर, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, पल्ले पड़े, प्लेन उठते जा रही है, लैंड दिखता नहीं, लैंड दिखता, पल्ले पड़े नहीं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तब इसका कलर कुछ और था। अच्छा, ऐसे तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के समय कलर कुछ और था। फिर क्या हुआ सर? कलर, फिर कलर में मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, क्या हो गया? तुम मुझ में मिल जाए तो क्या हो गया सर? कलर चेंज हुआ सर, कलर। ओह, और लास्ट में जब आया तो ये ऐसा हो चुका था। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये क्या है सर? सर ये तो कलर काफी चेंज हो गया। दिस हैड बिकेम अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो नेहरूवियन कॉन्सेप्ट से ये धीरे 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 बड़ा स्टाइल है, देखा पढ़ाने का स्टाइल होता है। ओके, अब ये जन्म पर नहीं बोलोगे तुम। यू अंडरस्टैंड? दिस हैड बिकम एन अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रही है कि नहीं? तो ओके, सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज, the context here is by the end of it, okay, by the end of it, it was Ambedkar's constitution. But yahan se dekhna start karo, Nehru ji had suggested that the resolution be regarded as higher than the law and nothing should be added or subtracted from it. Ye kisne bola tha sir? Nehru ji. But this resolution as the preamble of the Indian constitution underwent a metamorphosis in the drafting committee, and one can read B.R. Ambedkar's stamp etched on it. When Ambedkar moved the draft constitution in the assembly on 4th November 1948, it turned out to be we the people who had resolved to constitute India into sovereign democratic republic, and constituent assembly became only its representative. There was an additional clause on fraternity that upheld dignity of the individual. Many of the immediate concerns of welding the nation together that crowded Nehru's draft resolution were either shed or packed off to other parts of the constitution. This shift did not go unnoticed, and several speakers charged Ambedkar of hijacking the resolution and repacking it with the fundamentals of his choice. Nehru did not intervene in the defense of his characterization. Ambedkar's response was short, rounding off the debate. This preamble embodies that this constitution derives its authority, its sovereignty from the people. डॉक्टर अंबेडकर का एक ही व्यू था। क्या था सर? डॉक्टर अंबेडकर का एक ही व्यू था कि जब आप रिपब्लिक वर्ड यूज करते हो ना, इट इज फार बिगर देन मियरली अ वर्ड। ही सेड कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक एक चीज, एक एक पावर, एक एक अथॉरिटी पीपल से स्टार्ट होकर पीपल पे खत्म होती है। दिस वॉज कॉल्ड एज फुलेस स्कूल ऑफ थॉट। बाबा साहेब अंबेडकर, गौतम बुद्ध, कबीर एंड ज्योतिराव फुले, इन तीनों को अपने गुरु मानते थे और बोला जाता था कि वो इन तीनों में से भी फुले को सबसे क्लोज मानते थे। एंड दिस जो उनका कॉन्टेक्स्ट था ऑफ पीपल सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो फुले स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अलग अलग चीज अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। When I say Nehruvian thought was more lawyer-like. Okay, he wanted to keep the country together. और उस country को together रखने में he forgot some elements of the word republic. While Ambedkar's thought process was let people be the center point, let people be the source of authority, let people be everything. इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी पर इतनी इज्जत है। Are you understanding? So the entire context here is that we are a republic in the truest sense because we are Ambedkar's constitution. Are you understanding this part? Suppose I'm not. So Dr. Ambedkar was not only a great lawyer,
He was a very wise man, and he finally understood in what is called as the wisdom of the masses. You understand? So इस wisdom of the masses होने के लिए को भरोसा करने के लिए तुम्हें बड़ा लार्ज हार्टेड होना पड़ता है. ये लार्ज हार्टेडनेस इतनी आसान नहीं है. ओके, जैसे अगर मैं अपने आप को भी देखूं, अगर मैं अपने आप को भी देखूं, तो मेरे में 1% ऑफ इसकी लार्ज हार्टेडनेस नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझता. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मेरे को लगता है जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता, पहले मुझसे सीख लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन बीइंग इन अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड देन लेटिंग यू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड ट्रस्टिंग कि तुम सब कुछ ठीक करोगे, इसके लिए बहुत बड़ी बात है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी खुद पे एतबार है कि नहीं? हाय हाय, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो ये आसान नहीं होता बेटा. इसलिए नमस्कार बोलो, नमन करो कि ये जो तुम्हें आजादी मिली हुई है ना, जो ट्रूएस्ट आजादी मिली हुई है, कि तुम कुछ भी बोल देते हो, तुम कुछ भी अलाउड कर देते हैं, वो सब कुछ इज बिकॉज ऑफ दिस मैन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आया? इट्स बिकॉज ऑफ दिस मैन. ओके, सो वरना बड़ा स्ट्रिक्ट भी बनाया जा सकता था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और सबको समझना. सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज दैट दिस इज एक्चुअली अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? तो सर ऐसा अजीब हो सर, आप क्या मतलब कि आपने इतना टाइम पढ़ा दिया सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो प्रियम्बल है ना वो इंडेक्स नहीं है. अच्छा, प्रियम्बल समरी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया है या नहीं? बहुत ही बड़े सर, सबको समझ में आया. तो इसी खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट का ब्रेक, और तब तक तुम पहली लाइन याद रखो. ओके ओके ओके.
फ्रेंड्स ऑल ओके? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तुम तो समराइज करो, कौन कौन है ये? बहुत सारे हैं। ईशानी, रोशनी, जग, अनुष्का, शांतनु, वास्या, अनुभव, हर्षित, हेमंत, चालू, कविता, हिमांशी, मधुसूदन, स्नेहा, शांतनु, सलोनी, सौम्या, मनीष, ईसा, तनुश्री। मैं तुम सबको अच्छा अच्छा अवार्ड भेज रहा हूँ, अभिजीत को भी, दीपक को भी, नकुल को भी। मेरा एक जल्दी जल्दी कोरियर कंपनी वो तुम्हारे घर पे डिलीवर करेगा। मीनाक्षी, अंशुल, शिवानी, शालू, प्रियांक। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशबू, भावना, अच्छे बच्चे हो गए, तुम सुधर रहे हो धीरे धीरे सुधर। और सो बहुत बढ़िया, रेणुका को भी, सबको, शानी को भी, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक एक करके वर्ड्स को पकड़ेंगे। ओके, तुम्हारा होमवर्क याद रखना, तुम्हें होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है। आज रात हमें याद है। तो रेड कलर की नेरोलैक पेंट खरीदो अमेजोन से सस्ते में। अच्छा, और दीवारों पे लिख लो ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और हम पहला वर्ड स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। तो लेट्स गेट इट। तो पहला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना सोर्स ऑफ पावर। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहे। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ सर पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो, मैं रेडी। विच अमंग्स द फॉलोइंग, राइटिंग देखो, राइटिंग देखो, बहुत ही सुंदर राइटिंग। अमंग्स द फॉलोइंग, बेटा ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है। यूपीएससी पता नहीं अगले साल से क्या पूछेगी। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना भी आएगा तो सिर्फ सैंक्शन भी आ सकता है, और सैंक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिनको सैंक्शन का मतलब नहीं समझ आना तो वकीलों की भाषा सीख लो। सैंक्शन का मतलब होता है परमिशन। ओके, तो जो तुम सैंक्शन सैंक्शन बोलते हैं ना वो परमिशन होता है। ओके, या सारा सारा ना अमेरिकन से नाम बर्बाद कर दिया, सैंक्शन समझ में नहीं आता। सैंक्शन मतलब हमारी परमिशन के बिना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब होता है सैंक्शन लगाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आ गया? विच अमंग्स the following provided sanction to the constituent assembly? A, Lord Mountbatten. हाँ सर, Lord Mountbatten. Okay. Cripps mission. Okay, Cripps mission. Okay. Second cabinet mission of 1946. कुछ भी बोल रहे हो, इतना लंबा हम कंफ्यूज होते क्या? अरे सर वो नाम ले ही लो ना सर, नाम ले ही लो ना, है ना? ले लिया सर, लॉर्ड लिनलिथगो। यस, सॉरी, तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ? नहीं, आंसर दो। तो एक तो ट्रेजेडी है कि तुम प्रियम्बल का चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा कि तुम्हें इतना टाइम मिल गया, तुमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे पास होने वाले नहीं हो तुम लोग। ओके, तो ठीक है, पढ़ो। तो मैंने तुम्हें बड़े क्लियरली बताया था दैट वाज द सेकंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 जिसने परमिशन दी थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करने लगा था। आरती, साहिल, मुकुल, 1 2 3, रोहित, तनुश्री, सोनी, अमर, विजय, एन शर्मा एंड गोविंद। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम फेल होने की कगार पे आ जाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। सबको समझ में आया या नहीं समझ में? वेरी गुड। तो जितनों के मार्क्स है वो तो ठीक है, और बाकी लोग अब तफरियां छोड़ दो। सर गेड़िया मारना बंद करते हैं? हाँ बिल्कुल सही। तो पढ़ लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, फिर जिंदगी भर आलू गोभी खरीदते रहोगे। ऑलराइट सर, आगे बढ़ो। सो विच प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट सैंक्शन? सर सैंक्शन मिला सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946 से। सर सर क्या हो गया यार? सर ओ सर, हाँ, आप गलत पढ़ा रहे हो। कोई क्या हो गया? आप गलत पढ़ा रहे हो, क्या मतलब? इधर गलत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिड रिजॉल्ट होना लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेकेंड कैबिनेट मिशन has resolved to constitute India into a फला 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 फला। We the people of India कैसा लिख दिया आपने? काय को नहीं लिखने का? सर कैसी बातें कर रहे हो? परमिशन किसने दी? सेकंड कैबिनेट मिशन है ना? हाँ, तो किसने रिजॉल्व किया? सेकंड कैबिनेट मिशन ने ना सर। ब्रिटिशर्स ने बना के दिया ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो आए ग्रेट बाबा साहेब, मेरे गुरुदेव। मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहेब ये क्या लिख रहे सेकंड कैबिनेट मिशन के बारे में? तो बाबा साहब ने बोला चिंता मत कर बेटा, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो इट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन मैं इसको हमेशा के लिए हटा दूंगा। इन अदर वर्ड्स, द कॉन्टेक्स्ट हियर इज Baba Sahib made it very very clear that
This preamble embodies in that this constitution has its root, its authority, its sovereignty from the people. सेकेंड कैबिनेट मिशन ने क्लैरिफाई किया था कि जब तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे हमें उससे रैटिफाई कराना। बाबा साहब ने उसको एक एरर बना दिया। मैंने कहा बाबा साहब आपने भेजा नहीं इंग्लैंड, आपने भेजा नहीं इस इंग्लैंड हमारा प्रीएम्बल। तो बाबा साहब ने कहा ओ मैं भूल गया। इन अदर वर्ड्स इट वाज अ केस ऑफ ओमिशन। हमने जानबूझ के उसको नहीं भेजा क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि ये 100% क्लियर हो जाए that the only source of power of this preamble is we the people. इस देश में the rule has to be rule of the natives. It is the ruled by the soil. This concept is called as autochthony. क्या बोलते हैं सर इसको? Autochthony. मैं अपने नाम पर ही राज करूंगा। ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारा है। ये माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन तुमने दिया था, कैबिनेट मिशन ने दिया था, लेकिन इस प्रीएम्बल में ब्रिटिशर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। वी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड नथिंग एल्स। तो मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब लेकिन प्रॉब्लम है ना। बोले क्या हुआ? मैंने कहा हमारा जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम कर रहा था बिटवीन 1947 टू 1950, वो तो अंग्रेजों ने बनाया था ना। मेड इन इंग्लैंड है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो, और जिसकी वजह से हम आजाद हुए वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो भी मेड इन इंग्लैंड है ना। तो बाबा साहब ने लिखा सिद्धार्थ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देख ले बेटा। आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आखिरी आर्टिकल है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैंने लिखा है फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स both Government of India Act 1935 and Indian Independence Act 1935 shall here be repealed. चलेगा से it's gone, it is repealed। आज के बाद इस देश में सिर्फ हमारी हुकूमत चलेगी, we the people की। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? तो आर्टिकल 395 एक प्रोक्लेमेशन है। हम चिल्ला के हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो दिन गए जब तुम लोग हमको राज करते थे, आज हमारा राज होगा। और ना सिर्फ हम इसे पेपर में लिखेंगे, हम इसको रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाएंगे भी, हम अपने हेड ऑफ स्टेट को दिखाएंगे भी, हम अपनी आर्मी दिखाएंगे भी, हम अपनी एयरफोर्स दिखाएंगे भी, हम अपनी मिसाइल्स दिखाएंगे भी, हम अपनी कल्चरल और स्ट्रेंथ एंड यूनिटी दिखाएंगे भी, और ये बताएंगे कि वी द पीपल आर रूलिंग। एंड हमारे पास ना सिर्फ ये लिखा हुआ है, बट आज हमारे पास ताकत भी है टू प्रूव दैट we can rule ourselves. This is called proper. Are you understanding this or not? So the source of power is we the people. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मैंने कहा बाबा साहब ऐसी बातें सुन के ना इंग्लैंड वाले बिल्कुल डर गए, वो चले गए। Are you understanding? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बाबा साहब हम ना बनाएंगे क्या? ओके, तो बाबा साहब ने बोला बहुत सारे वर्ड्स है। तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थे 3 वर्ड्स। कौन कौन थे? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन फिर मैडम इंदिरा गांधी ने 2 वर्ड्स यहाँ पे एक्स्ट्रा डाले, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, और एक और वर्ड बाद में आएगा इंटेग्रिटी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस सर। सो अब हम एक एक करके वर्ड करेंगे। सॉवरेन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? पल्ले पड़ गया सबको? हाँ सर, सबको समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम करेंगे सॉवरेन। तो जो सॉवरेन वर्ड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है? तो पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। हाँ सर, रहने दो सर। अच्छा, तो ये क्या है सर? पहले मैं सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा सर, ये क्या है? ये सर ऑरेंज रेक्टेंगल है। नादान परिंदो, ये इंडिया है। अच्छा, ओहो, ये मेरा इंडिया। अब इंडिया के कुछ इंटरनल मैटर्स है। हाँ सर, जैसे सर लॉ हम अपने बनाएंगे, पॉलिसी हमारी अपनी होगी, लोग हमारे अपने होंगे, ओके, सब अपने होंगे। और ये कौन है सर? ये एमी है सर, इसका नाम है खामखा, मतलब ये आउटसाइड लोग हैं। ओके,
तो ये आउटसाइड वाले ना हमको फोन करते हैं, ये ना ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो इंडिया ने उसको फोन किया, बोला चुपचाप से ना अपना फोन डिस्कनेक्ट कर, लाल बटन दबा, ओके, डिस्टर्ब मत कर। You cannot interfere in how we run our country. This is because we are sovereign. Are you understanding this or not? Sovereign means you are free from any external power or authority in making laws, policy of the country. सर इसका मतलब आप उनको कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता बेटा। सॉवरेनिटी हमारी कंट्री की is that we are free to take our decisions. Nobody is going to say anything to us and we are not going to listen. सर बुरा तो नहीं लगेगा ना सर, मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोलो बोलो, बुरा लगने वाला तो पहले बता दो, नहीं नहीं बोल बोल। सर ये जो आपके वर्ड्स है इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्यों क्यों सर, आप लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया ना? हाँ, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है ना? हाँ, तो यूएनओ क्या बोलता है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा करो, हेल्थ के लिए भी बोलता है, कभी पीस कीपिंग के लिए बोलता है, कभी क्या बोलता है, सुनना पड़ता है ना सर आपको। हाँ, तो जब आपको सुनना पड़ता है तो आपकी सॉवरेनिटी कैसे है? मेरे को क्या लगता है यूएनओ को ज्वाइन करने की वजह से ना आपकी सॉवरेनिटी चलेगा अच्छे? नहीं बेटा, क्यों? इसके दो तरीके समझने के। पहला तरीका वकीलों वाला, दूसरा तरीका टीचरों वाला। ओके, पहला वकीलों वाला। अच्छा, तो मैं दोनों ही ना, तो मेरे को दोनों आते हैं। तो पहला तरीका ये है कि मैं यूएनओ का मेंबर कब बना? सर मैं बना 1945 में। अच्छा, मैंने यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया था सर सैन फ्रांसिस्को में बैठ के। अच्छा, फिर तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर जब तुमने 1945 में साइन किया था तो तब तुम सॉवरेन थे? नहीं सर, 1947 में हम आजाद हुए, उससे पहले तो हम सॉवरेन थे ही नहीं। ओके, तो हम सॉवरेन नहीं थे, यस और नो? तो जिस चीज को ज्वाइन करने के लिए सॉवरेनिटी की जरूरत ही नहीं, उस चीज को ज्वाइन करने से सॉवरेनिटी कैसे इफेक्ट होगी? उड़ी बाबू, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ लो कि नहीं समझ लो? जिस चीज को ज्वाइन करने से सॉवरेनिटी की जरूरत ही नहीं है, तो वो चीज ज्वाइन करने से सॉवरेनिटी कैसे इफेक्ट होगी? यानी कि सॉवरेनिटी का यूएनओ से ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लॉजिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे बाबा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल सर। सो इसका मतलब है यूएनओ को इस बात का कोई मतलब ही नहीं कि सॉवरेन हो नहीं हो तुम, इसे ना, तो इससे तो हेंस प्रूव्ड हो जाता है। मैं तो स्कूल में आता था ना क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, मैं पहले लिख देता था। आई यू अंडरस्टैंड दिस वन? सो बहुत ही बढ़िया सर, सबको समझ आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन, वेरी गुड। ये देखो बीच में से एक जागा, एक बंदा बोले सर इनिशियली सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट एडेड टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न परसेप्शन। मतलब तुम लोग क्या नशे में पड़ते हो क्या? मतलब कुछ भी कहीं पे भी लिखने लग जाते हो क्या? हाँ सर, आजकल हम लोग चाय में ऐसे पदार्थ मिला के पढ़ते हैं, मतलब कुछ भी कहीं भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर, गर्मी हो गई ना सर, ब्रेन टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है सर, कुछ भी कहीं भी लिखने जा रहे हो। ये देखो, ये एक और आ गया सर, ट्रू फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स की सॉवरेनिटी चली जाती है। ये भगवान, वो एक और, एक तो हमारे यहाँ पर इतने दुखी लोग हैं सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज सर, भगवान के नाम पर एक्सप्लेन कर दो सर, भगवान के नाम पर। अरे रिपीट वीडियो रिकॉर्डेड है भाई। ओके सर, ओके सर, बहुत ही दुखी लोग हैं यार। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं तुम्हें दुखी मिनिस्ट्री दूंगा। ओके सर, ओके सर, तो तुम सारा दिन दुखी रहना। अच्छा सर, सुबह से शाम उठते ही रोने लगना, तो घर वाले बोलेंगे क्यों रो रहा है? बोलना मैं दुखी मिनिस्ट्री में, मेरा काम है दुखी रहना। ओके सर, ठीक है सर, ऑल राइट सर, ओके। एग्जैक्टली कीर्ति, अब कीर्ति लेकिन क्या है ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड विजडम ऑफ मासेस। ओके, जिस पर भरोसा करना आसान नहीं होता। लेकिन ये देखो, ये देखो, ये कौन आ गया सर? सॉरी फॉर बीइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पहले खुद ही बोल रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बट जम्मू एंड कश्मीर इशू हैज नॉट बीन कवर्ड इन यूनियन एंड टेरिटरी क्लास। बेटा मैं कल कुतुब मीनार पे खड़े होके सॉरी बोलूंगा, ठीक है, तू सुन लेना मेरी बात। ऑलराइट सर, ओके, तो चिंता मत करना, मैं कल जाऊंगा कुतुब मीनार, आज गर्म है, बहुत मौसम गर्म है, मैं कल जाऊंगा कुतुब मीनार और वहां से सॉरी बोलूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है। और अरे हाँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला था, सॉरी। ओह सर, तुम्हारी ये नौकरी भी गई। हाँ, अब तुम्हें दुखी मिनिस्ट्री भी नहीं देगी, और दुख मनाओ, अब घर पे बैठे हो। सो यूएनओ डज नॉट अफेक्ट। सेकंड इज
मैंने इंडिया को फोन किया, मैंने कहा तुम लोग यूएनओ को ज्वाइन कर लिया, तुम्हारे सॉवरेनिटी जाएंगे। बोले नो सिद्धार्थ, यूएनओ को काम है एडवाइस करना, यूएनओ का काम है रेकमेंड करना, मानना नहीं मानना इस हमारी बात। इसका मतलब है नन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन इज बाइंडिंग ऑन इंडिया। ये हमारी सॉवरेनिटी, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज दैट वी विल बी सेल्फ, वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द सेल्फ इंटरेस्ट। इसलिए तुमने बहुत जगह देखा होगा, जैसे आसियान में भी आरसीईपी का कॉन्सेप्ट था। सो व्हाट डिड मिस्टर मोदी से? मिस्टर मोदी सेड my conscience does not allow me in the interest of sovereignty, in the interest of this country to join RCEP. What a beautiful thought. Okay, तो थोड़ा समझो बेटा, सब्जेक्ट को समझो, तुम्हें ग्रो अप करना पड़ेगा। ये अगर तुम्हें लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज ही ऐसे ही रटना था तो लक्ष्मीकांत माड़ा है क्या? तुम पढ़ लो उसको, और इतने सारे टीचर्स घूम ही रहे, उनसे पढ़ लो। मेरे से पढ़ोगे तुम्हें सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें सिट बैक, रिलैक्स, ओके, यू हैव टू ग्रो अप। तुम्हें डीप बचपनाइजेशन होना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो तो कहीं से भी पढ़ लो, या जाकर पढ़ लो, यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट करो। Okay, you really want to top this exam, then you have to really absorb this. Okay, so it does not affect. एक और प्रॉब्लम थी, क्या होता सर? 1949 में एक दिन नेहरू जी ने फैसला किया, क्या फैसला किया सर? कि हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ज्वाइन करेंगे। फिटे मुंह सर, एट की ऑन दिस, व्हाट इज कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस सारी अर्स्ट वाली ब्रिटिश कॉलोनी से बना था। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो भी ब्रिटिश कॉलोनी से, एक जमाने में जो ब्रिटिश कॉलोनी जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ये सब लोग सब के सब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहलाते हैं। तो नेहरू जी ने फोन किया, नेहरू जी बोले हम भी ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा नेहरू जी क्या कर रहे हो आप? हैं? अभी अभी तो 250 साल के बाद हम लोगों ने इन ब्रिटिशर्स से पार लगाया, ऊपर से आप दोबारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ज्वाइन कर रहे हो, आपको नहीं लगता इससे हमारी सॉवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? तो नेहरू जी ने इसको क्लैरिफाई किया। नेहरू जी ने बोला नहीं सिद्धार्थ, चिंता मत कर, ये एक एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट होगी। क्या होगी ये एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट होगी। मतलब इस कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने से हमारे को कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं होता। तो मैं कहा फिर नेहरू जी ज्वाइन ही क्यों करना? बोले सिद्धार्थ अकेले हैं तो क्या गम है, ये पिक्चर में ठीक लगता है। अच्छा हाँ, जब अमित जूही के लिए गाते हैं ना तब ये ठीक लगता है, जब राज और रश्मि भाग रहे होते हैं ना, ओके, तब ये ठीक लगता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ओके, कयामत से कयामत तक की पिक्चरें नहीं चलती, हम अकेले हैं। ओके, हमें कोई तो सहारा होना चाहिए, कोई तो दोस्त होना चाहिए, कोई तो ऐसा होना चाहिए जहां हम लोग डील कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ एक ऐसे क्लब की तरह होगा, देयर इज गोइंग टू बी नो इफेक्ट ऑन आवर सॉवरेनिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तुम्हें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, एक कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। पल्ले पढ़ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? दोनों में ये बड़ा बिंदास होता है ना कि हम लोग की सॉवरेनिटी पे असर नहीं पड़ता। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। ऐसे हमारे यहाँ पे 1.5 चैनल भी घूम रहे होंगे, मतलब जैसे सब सुनने के बाद ना वो लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। अच्छा, तो एग्जामिनर तुम्हारे फिर रिजल्ट पे लिखेगा वंस अगेन। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, तो वो दोबारा आएगा फिर अगला साल। सबको समझ में आ गया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, वेरी गुड। ओके, ये देखो मैंने बोला था कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, बट सर कॉमनवेल्थ अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? मना कर दो बेटा, मना कर दो उनको, बोलो बंद करो। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई से यहाँ पे लोगों को मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछना है। सर आप समझते नहीं हो, आपके यही फोटो की स्क्रीनशॉट डाल के इंस्टा पे डाला जाता है। अच्छा ओके, वसिया ये बात नहीं है बेटा, तारीफ करो तो ढंग से करो। वो बोले सर आपकी क्लास से सिर्फ कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं। नहीं बेटा, ओके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, सो नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। नहीं, नेक्स्ट सोशलिस्ट नहीं करेंगे सर, नेक्स्ट करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट तो आया नहीं था। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसको समझने की कोशिश करो, और ये बार बार आएगा क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिएम्बल के चैप्टर में आएगा। तो हमारे पास है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और पहले में सिर्फ डेमोक्रेटिक की बात होता है। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है, ध्यान से सुनो, पे अटेंशन। बट एज आई टोल्ड यू, दिस टॉपिक विल अगेन बी रिपीटेड इन सम अदर कॉन्सेप्ट हियर। सो डेमोक्रेटिक को लिंकन ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था। लिंकन ने डिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक मेजर हेडेक खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो लिंकन की ये डेफिनेशन हमने स्कूल में सिविक्स में पढ़ी थी, तब भी नहीं समझ आई थी, अब भी नहीं समझ आई थी, तब भी रट ली थी, आज भी रट लेंगे। नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो। तो बड़ी अजीब सी बात है। एक क्वेश्चन और आ गया, क्या सर? पावर इज वेस्टेड इन इंडिया, पावर इज वेस्टेड इन
सर बाद में आंसर दे देते, अभी के लिए यही याद रखते थे। हाँ सर, पावर इज वेस्टेड इन पीपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसीलिए बाबा साहब ने वर्ड यूज किया था, वी द पीपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो जनता जनार्दन है, यू अंडरस्टैंड? पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। सर बहुत ही इमोशनल कर दिया आपको, बोला पावर इज वेस्टेड इन पीपल। कुछ भी नहीं है सर पावर। ये देखो, ये कौन है सर? ये जो है लल्लू राम, ये हंस रहा है। मैंने इसको बोला पावर इज वेस्टेड इन यू, बोला अच्छा पावर इज वेस्टेड इन यू, तो मैं टैक्स कम करवा सकता हूँ? बोले नहीं। मैं चाइना पे अटैक करवा सकता हूँ? बोले नहीं। मैं पेट्रोल के रेट कम करवा सकता हूँ? नहीं। तो मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने कहा भाई पावर इज वेस्टेड इन यू, लेकिन ये पावर तू यूज नहीं कर सकता। यूज तेरे बिहाफ पर तेरे रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला? पावर इज वेस्टेड इन यू, लेकिन इसको तू यूज नहीं कर सकता। ये यूज करेगी पावर तेरे रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट। और क्योंकि वो गवर्नमेंट तेरी रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पावर तो सर मेरे पास है ना। लल्लू राम ने पूछा, लल्लू क्या हुआ बेटा? तो पावर तो मेरे पास थी ना, तो गवर्नमेंट के पास कैसे चली गई? पावर गवर्नमेंट के पास गई, ट्रांसफर हुई थ्रू वोटिंग। ओरी बाबो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर मेरी पावर गवर्नमेंट के पास चली गई। टैक्स बढ़ेगा, टैक्स घटेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल घटेगा, पाकिस्तान पे अटैक होगा, पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा, ये डिसीजन कौन लेगा? सर ये डिसीजन गवर्नमेंट लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को। क्या हो गया सर? सर इनकी उम्मीद पर सर मैंने वोटिंग कर दी सर। क्या भरोसे पर? भरोसा ये है, ट्रस्ट ये है कि ये गवर्नमेंट मेरे वेलफेयर के बारे में सोचेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गवर्नमेंट बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, फॉर द। वोला, ऐसा समझते हैं सब्जेक्ट को? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन इज। तो लिंकन बड़ा खुश हो गया। लिंकन बोला तूने मेरी लाइन की व्याख्या कर दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट सिंप्लीफाई करने में जीनियस लगता है बेटा। टफ चीज को टफ पढ़ाना तो बड़ा आसान होता है। सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? सो मैंने गवर्नमेंट को फोन किया। मैंने कहा गवर्नमेंट, हेलो गवर्नमेंट कैसे हो? बोले ठीक है। तो क्यों फोन किया? मैंने कहा गवर्नमेंट तुम्हारे पास पावर है। यस। तो ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये तुमको इलेक्शन से मिलती है। हाँ, मैंने बोला हाँ। तो ये जो इलेक्शन है ना, इसमें तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने गड़बड़ कर सकते हो। पावर किसको अच्छी नहीं लगती ना, तो इसमें तुम गड़बड़ कर सकते हो। तो ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट must come through free, fair and regular elections. मैंने क्या बोला? और ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट कम थ्रू फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। सबको यहां तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो मैं चाइना गया। ओके, चाइना चला गया। तो मैंने चाइना बोला, मैंने चाइना तुम लोग डेमोक्रेटिक हो? बोले यस। मैं बेटे तुम क्या डेमोक्रेटिक क्यों? तो कल तो नहीं होते, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। मैंने कहा नादान परिंदो, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। तुम्हारे यहाँ पे क्या है? तुम्हारे यहाँ पर एक जगह पे होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दूसरी साइड होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीतेगा या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीतेगा। ये कैसा इलेक्शन है? बोले हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या डेमोक्रेसी? ऐसा दोनों होता है। पूरा सिद्धांत ऐसा ही है बाबा। अपने यहाँ पे नया इलेक्शन है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा दोनों होता है, तो ये नहीं होता। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये क्या होना चाहिए सर? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। वेरी गुड। तो चाइना मेरे को क्या बोला? बोला सिद्धार्थ ऐसा नहीं होता बाबा। सिद्धार्थ तू है ना ऐसा डेफिनेशन की बात कर रहा है। मैंने कहा ना,
तुम गलत बोल रहे हो। चाइना बोले ना तू गलत बोल रहा है बाबा, इलेक्शन होना जरूरी है, ये फ्री फेयर एंड रेगुलर हमको नहीं इतना दूर का समझ में आता है। मैंने कहा चाइना तुम्हें ना पल्ले नहीं पड़ रहा, इलेक्शंस तो एक रास्ता है, इलेक्शंस तो एक रास्ता है, हमें तुम्हारे दिल तक जाना है। मतलब इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, सरकार, इस सब का एक ही रीजन है कि जो सरकार है वो पीपल की कंसेंट से बने। किससे बने सर? कंसेंट से बने, मर्जी से बने, सहमति से बने। जो सरकार है वो पीपल की सहमति से बने, कंसेंट से बने। तुम चाहे इलेक्शंस करो, चाहे उनको बोलो चिल्ला के जवाब करे, चिल्ला के चुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन एक तरीका है। द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसेंट ऑफ द पीपल। इसीलिए इलेक्शंस को इलेक्शंस ही नहीं बोलते, इलेक्शंस को जनादेश बोलते। ओ, जनता का आदेश बोलते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जन आदेश बोलते, मैंडेट बोलते। Are you understanding this or not? So democracy में the highest, मेरे सर का ताज is only based on the consent of the people. इसीलिए मोदी जी ने एक लाइन बोली थी, मैं मोदी जी का नाम लेता हूं तुमको लगेगा मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, पर ऐसा जाऊंगा नहीं, लेकिन what is important is मोदी जी ने बोला था मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। Now that line actually speaks about what is democracy. The representatives of the people are there to serve the people based on their consent. This is democracy. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? पल्ले पड़ गया या नहीं? Everyone has understood this one. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया? Everyone. So democracy इंडिया में है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास है फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। लेकिन तुम इलेक्शन सर, मैंने ना एक ऐप बनाया है, ऐप कौन सा ऐप है वो ऐप ना सर, ऐसे सांस ले लो, सांस तो पता चल जाता है कि लोगों की मर्जी क्या है, तो क्या उससे कर लेंगे? आने वाले वक्त में कर भी सकते हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को ये मालूम है कि कंसेंट क्या है, जनता का आदेश क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको पल्ले पड़ गया जैसा। लेकिन सर एक मिनट, एक वर्ड और है, क्या वर्ड सर? एक वर्ड और है, रिपब्लिक। ओके सर, एक वर्ड और है, रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक की भी दो डेफिनेशन है सर, हर चीज की दो डेफिनेशन होती है। हाँ बेटा, अलग अलग तरीके से अलग समझ। एक होती है वकीलों वाली डेफिनेशन और एक होती है सोशल साइंटिस्ट वाली डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस के गुरु की डेफिनेशन। तो पहले मैं तुम्हें वकीलों वाली डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, तो वकीलों वाली डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, ये तुम्हें स्कूल में भी पढ़ाई थी सर। जो हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है ना सर, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। जैसे जैसे सर हमें स्कूल में सिखाया था ना, टीचर को कुछ समझ में आया ना हमको कुछ समझ में आया। मम्मी ने बोला बेटा रट ले, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, पापा ने 76 मारने। ओके, इसलिए हमने रट लिया, समझ में कुछ आया नहीं। ओके, सो हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इस लाइन को ऐसे बोलना चाहिए, कैसे सर, कि इसका एग्जांपल ही देते दैट ऑल द पब्लिक ऑफिसेस, मैंने क्या बोला? ऑल द पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल, आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स। नहीं समझ में आया सर, अभी भी नहीं समझ में आया बेटा, अभी तो मैं इतना सिंपल करके नहीं समझ में आ रहा है। स्कूल में बड़े मजे आ रहे थे। हाँ मैम, साफ समझ में आ गया मैम, मार्क्स दे दो, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे मैम। ओके, तब समझ में आ गया बेटा, तब तुम्हें एक लाइन में समझ में आई थी। हाँ वेरी गुड सर, अब आए हो आईएएस बनने। हाँ वेरी गुड सर। क्या सोचा था तुमने इस अन अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले, स्टेट लाइफ कोडिंग करने से पहले, कि तुम अकेले पास हो जाओगे? तो जो पब्लिक ऑफिसर्स है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। तो हाँ सर, ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। तो प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है, ये मैं भी बन सकता हूँ। क्यों सर, आप क्यों बन सकते हो? मैं सिटीजन हूँ ना। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कीर्ति भी बन सकती है। क्यों? मतलब अभी नहीं बन सकती, 35 ईयर्स के बाद बन सकती है। तो बारिंग ऑल द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, एवरी सिटीजन के लिए दरवाजा खुला है। हाँ सर, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, ओके, पिछले जन्म में मेरा जब इंग्लैंड में जन्म हुआ था, अच्छा, तो मैंने बोला ओके, मैं बकिंगम पैलेस के बाहर खड़ा हुआ, मैं घोड़े पे गया था, तो मैंने बोला मेरे को बनाओ किंग, मेरा नाम है किंग सिद्धार्थ जय सिंह अरोड़ा। तो बोले तेरे को नहीं बनाएंगे। मैंने कहा को, मैं इंग्लैंड का सिटीजन हूँ, मेरे को भी किंग बनने का है। तो बोले ना, जो हेड ऑफ द स्टेट है इंग्लैंड में, वो सब सिटीजन को दरवाजे नहीं खुले, वो केवल एक फैमिली के लिए। ओके,
वो एक केवल डायनेस्टी के लिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग, और वो डायनेस्टी ही मोनार्क कहलाएगी, इसलिए हमारे सिस्टम को मोनार्की बोला जाता है। मैंने कहा मतलब, बोले कि ये सब तुम जय सिंह वगैरह को हम नहीं बनाएंगे, ओके, तो तुम्हारा होना चाहिए हाउस ऑफ विंडसर से लेना देना, कुछ लेना देना है क्या हाउस ऑफ विंडसर से? मैंने कहा नहीं, तो बोला तुम नहीं बनोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ है? तो ये है वकीलों वाली डेफिनेशन। वकीलों वाली डेफिनेशन इज दैट रिपब्लिक is when the head of the state is an elected representative or every citizen is allowed to do this part, and यहाँ पर इसका ठीक ऑपोजिट सर, ऑपोजिट क्या सर? ऑपोजिट इज मोनार्की। पल्ले पड़ रही है प्लेन, लैंड कितना नहीं लैंड कितना। अरे बाबा समझ में आया या नहीं समझ में? सबको समझ? तो ये कौन सी डेफिनेशन है सर? सर ये वकीलों वाली डेफिनेशन। ओके, समझ में आया? तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट लीगल डेफिनेशन होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ लग कि नहीं समझ? प्लेन लैंड कितना है? नहीं सर, पल्ले पड़ गया। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन और है, एक्चुअली इसकी लीगल में भी एक और डेफिनेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो देखो आए, मोनार्की बता दीजिएगा सर। वीडियो दोबारा वॉच कर लीजिएगा बहन, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ओके सर, सबको समझना है? ओके सर, ऑलराइट सर, आगे चलते। ओके सर, बहन जी वीडियो देख लीजिएगा, भाई जी वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 बार वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज। ओके, और मुकेश भाई ने भेजा है तुमको? हाँ सर, इंटरनेट। हाँ सर, एक लीगल डेफिनेशन और है। मैं ना जब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, तो दैट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रियली मैटर्स। क्यों सर? तो जो दूसरी डेफिनेशन जो हमारे यहाँ पर समझ में आना बड़ा जरूरी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे सुप्रीम पावर डिक्लेयर हुआ बिकॉज ऑफ द वर्ड रिपब्लिक। सर ये समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सो 26 जनवरी 1950 को क्या था सर? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इंडिया का रिपब्लिक डे। हाँ सर, और 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया का रिपब्लिक डे, उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था सर? एक्चुअली दो काम हुए थे। एक, द हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of India, or the second was that the constitution of India came into force. Are you understanding this part? सर ये हमको समझ में नहीं आता क्या मतलब सर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स का इतना बड़ा वैल्यू क्या है? मेरे को ही नहीं समझ आता। जब रिपब्लिक डे 26 जनवरी की छुट्टी होती है ना, तो मैं आपके छोटा था ना, तो मैं अपने पापा को बोलता था, बोलता था पापा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो पापा बोलते थे बेटा दो चीजें हुई थी, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। पापा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर इस परेड में आर्मी क्यों आती है, एयरफोर्स क्यों आती है, नेवी क्यों आती है, झांकियां क्यों निकलती है, सारे वकीलों को खड़े करके क्यों नहीं घुमाते काले काले कोट में? Are you understanding this part or not? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? everyone has understood this part or not? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? everyone, तो सारा लॉ का चक्कर है। you understand? सारे वकील, पता हो मैं लीड कर रहा हूँ। हाँ सर, वेरी गुड, क्या स्मार्ट लगे हैं ना सारे वकील, काले काले कोर्ट में, पूरा दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओए होए बाहर के कोर्ट, सबको लेकर आओ। वाह सर वाह। तो पापा बोलते थे तू है ना, मेरे को तुझसे एक पैसे की उम्मीद नहीं लग रही सर। ओके, एब्सोल्युटली, मेरे को एक पैसे की, तू ऐसे बातें करेगा ना, तू वकील ही बन जाएगा। मैंने कहा पापा देखो मैं बन गया। ओके, सो वैसी वाली सीन है। So Constitution of India became a supreme power on the beginning of the Republic Day. कैसे सर? So तुम होंगे जितने मर्जी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। तुम जितने मर्जी पावरफुल प्रेसिडेंट बनने वाले, मैं बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। मैं इंडियन आर्मी का जनरल बनने वाला हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाला हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं सीजीआई बनने वाला हूँ, मैं गवर्नर बनने वाला हूँ, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा। डोंट वरी, तुम जो मर्जी बन जाओ, तुम सब लोगों का बॉस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स। क्या बोलते हैं सर इसको? कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स इज law is the king of kings. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So 26 जनवरी 1950 को बहुत बड़ा दिन था जब मैंने ये अनाउंस किया कि लेक्स रेक्स होगा। ये कंट्री में अगर कोई सुप्रीम होगा तो वो संविधान होगा, वो इस देश का आईन होगा। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ रहा है या नहीं समझ?
एवरीवन इज सो सर मैं ना बहुत ही पावरफुल इंडियन आर्मी का जनरल बनूंगा, कोई बात नहीं, तुम फिर भी लेक्स रेक्स में रहोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो दो डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन हो गई। तो दो डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन हो गई? एक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स, एक हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या? वेरी गुड सर। सो ये इतना जरूरी क्यों है? ओके, सो ये इतना जरूरी क्यों है? ऑलराइट, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है, हाँ सर बताओ सर, मन क्या कर रहा है? मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं थोड़े से वर्ड्स बचा लूं, वर्ड्स बचाओ सर। तो मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ डेमोक्रेटिक लिखकर आ जाता हूँ। अच्छा, रिपब्लिक लिखता ही नहीं है, मैं रिपब्लिक नहीं लिखता, चाहे तो एक वर्ड कम हो जाएगा तो क्या हुआ, तो स्यापा हो जाना है। क्या होने वाला है? प्रॉब्लम हो जानी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक अकेले में बड़ा खतरनाक हो सकता है। कैसे कैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो डेमोक्रेटिक क्या है सर? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यस और नो? यस सर। गवर्नमेंट कैसे बनती है सर? बाय इलेक्शन। यस और नो? सर फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। हाँ बेटा, फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। तो मैं पहले इलेक्शन में जा रहा हूँ। ओके ठीक है, ओके। तो ये कौन सा देश है? ये येलो देश है। येलो देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग येलो है। अच्छा, ये ज्यादातर लोग येलो है, येलो पीपल। ओके, येलो पीपल। ये कौन है सर? ये है सर ग्रीन पीपल। ये कौन है सर? पर्पल पीपल। ये कौन है सर? ऑरेंज पीपल। ये कौन है सर? व्हाइट पीपल। ओके, और मेरी पार्टी क्या है? मेरी पार्टी है येलो पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, वेरी गुड। मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। सर आपकी येलो पार्टी ऑफ इंडिया? यस, मेरी येलो पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, और नीलम की जो पार्टी है वो है पर्पल पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, मुक्ता की जो पार्टी है वो है व्हाइट पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे ही ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया। सबको समझ में आ गया कि नहीं? है सर। इलेक्शन में कौन जीतेगा? इलेक्शन कौन जीतेगा? इलेक्शन कौन जीतेगा सर? इलेक्शन येलो जीतेगा। येलो, व्हाइट, बिकॉज मेजोरिटी विल विन। यस और नो? यस सर। सर येलो जीतेगा। मैं जीता, मैं जीता। अच्छा, अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? सर अगला इलेक्शन भी मैं जीतूंगा सर, येलो। अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? सर अगला इलेक्शन भी मैं जीतूंगा, येलो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझना है? इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? ना सर, एकदम बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के साथ हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ लीगल हो रहा है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब बात ही है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन मेजॉरिटी, तो जीतेगा तो नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गलत कुछ नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जला मत करो तुमसे, मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, जल रहे हो तुम लोग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको सबको समझ आ रहा है? जला मत करो तुम, बहुत जलते हो तुम। नहीं नहीं सर, नहीं जल रहा। तो मेरे को एक आइडिया आया। क्या क्या आइडिया? मैंने कहा यार ये फिजूल टाइम पास बंद करो। ओके, तो मैंने कहा मैं तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूँ। यस और नो? फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन से जीता हूँ। यस, और हर टाइम मैं ही जीत रहा हूँ। यस और नो? तो मैं अगले दिन एक लॉ पास करता हूँ। क्या लॉ पास करता हूँ? कि आज के बाद ना ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, व्हाइट नहीं रहने गए, सबको येलो बनाओ। आज के बाद येलो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है, बाकी सब सेकेंडरी सिटीजन है। सर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं हूं ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सरकार मैं हूं। ओके, तो अगर डेमोक्रेसी में ये वर्ड ना हो तो भैया ये किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्योंकि भैया ये डेमोक्रेसी भी डिक्टेटरशिप की तरफ काम करेगी। इट विल एक्ट एज डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिना सर, बिना हथियार उठाए तुम डिक्टेटर की तरह बिहेव कर सकते हो। सो डेमोक्रेसी अनकंट्रोल्ड हो सकती है बिकॉज ये मेजोरिटेरियन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर भगवान ने सर बचाया इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर तो मैंने एक डायग्राम बनाया। तो डायग्राम बनाया, यस। ये क्या है सर? तो येलो गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने येलो गवर्नमेंट को बोला, येलो गवर्नमेंट तुम कितने मर्जी पावरफुल होना है हो जाओ, जितने मर्जी तुमने हवा में उड़ना है उड़ लो। अच्छा, लेकिन तुम इस दीवार को नहीं तोड़ सकते। ये कौन सी दीवार है? ये वो दीवार है जो बोलती है कि हमारे यहाँ पर येलो, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट, रेड, ब्राउन, ब्लैक सब इक्वल है। ये कौन है? कौन आ गया बोलने वाला?
कि इसकी इतनी हिम्मत जो ये बोल रहा है, बेटा जो बोल रहा है ना वो है कॉन्स्टिट्यूशन, चुपचाप से सुन लो. Are you understanding this or not? We are a republic, we have a constitution, lex rex. So we have the ability to limit you. क्या मैंने बोला? We have the ability to limit you. Hence, my friends, एक क्वेश्चन आता है, what is a constitutional government? A constitutional government is a limited one. What about UPSC Civil Services Examination 2019 question? What is a constitutional government? A constitutional government is a limited one. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this one. So अगर डेमोक्रेसी पर रिपब्लिक का लिमिट ना बनाया जाए, so this concept you have explained so beautifully that it is a wow moment for me, and I'm feeling how beautifully our constitution maker as a doctor does, and we are able to understand their thoughts because of this. Thank you so much. Thank you very much, Achi. But मैं सही मायने में ये चाहूंगा कि तुम्हें actually इस सब्जेक्ट की खूबसूरती समझ में आए. To understand the subject has to be absorbed. ये सब्जेक्ट नहीं है, शायरी होगी. Okay, you know really get this point. You don't understand this. Okay. So जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे, तब तक क्या रट रहे हो, तुम्हें क्या फायदा? Okay. So the point here is, इसीलिए word was this. So when I say about the word republic, it is a far bigger word. Okay. हम सिर्फ इसको ये नहीं बोल सकते. एक अगर हम लोग स्कूल वाले में बोलेंगे, ओके ये देखो ये आए, जरूरत है सर माइनॉरिटी वाले अपने को नहीं बढ़ा सकते क्या? भाई तू च्यवनप्राश खा भाई, प्लीज च्यवनप्राश, बहुत सारा च्यवनप्राश, बहुत सारा च्यवनप्राश, दूध पी तू पी ले, ओके च्यवनप्राश बादाम भी खा ले. अच्छा सर ठीक है सर. ऑलराइट सर, आगे चलते हैं. So if I look at a limited definition, limited definition, okay, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि what is republic? Republic is opposite of monarchy. But if I understand this, okay, then it is a far bigger word, and that is the reason when Baba Sahib was saying, तो Baba Sahib said इसी तरह से हमें गवर्नमेंट को रेगुलेट करना भी आना होगा. Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है that it is the point here. Then you will have to understand that this is a far bigger term than merely republic. The usage of the idea of republic in the nationalist discourse of India was relatively feeble, and even Nehru, when he used the term in his speech, seemed uncomfortable with it. Nehru ji का बड़ा limited concept था. It was a very legal definition, contrasting it merely with the monarchical regimes. Are you understanding? ठीक उल्टा. One of his defenses for not bringing in democracy up front to characterize India was that word republic already contained it. Baba Sahib played a major role in it. He brought the idea of republic alongside democracy. तुम्हें मतलब हमें बाबा साहेब का हम लोग बातें करते हैं ना, इस देश ने बाबा साहेब को समझा नहीं. बाबा साहेब की जितनी बातें की जाए ना वो उतनी कम है. He was a million times more than what he is already known as. He was a great lawyer, greatest of lawyers. It was that huge man. He said, let us have the idea of republic alongside democracy as attributes of India's sovereign polity. इनका एक अलग ही डेफिनेशन था, इनकी लिमिटेड डेफिनेशन थी नहीं थी. This was markedly different from that of the term connotated in Nehru's usage as an anti-monarchical. Ambedkar was the inheritant of republicanism with stress on citizen agency, public spiritedness, citizen bonding themselves. It was not merely anti-monarchy. ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. The concept of lex rex, the concept of citizen centrism, the concept of मैं जो भी सोचूंगा, जो भी करूंगा, वो citizens के लिए करूंगा. Actually, the true embodiment of the word government by the people, of the people, for the people cannot be made out until unless you use the word republic. Are you understand this part? So, in this limited period of time, मैं तुमको जो समझा सकता हूँ, मैं ये टॉपिक चाहता तो 15-20 मिनट में खत्म कर देता, 1 घंटे में 1.5 घंटे में मेरा preamble हो जाता. But that is never my idea. Okay, मैं चाहूँ तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाऊँ और ना पढ़ाऊँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. Okay, तुम्हें एकदम पता भी नहीं चलेगा कि ये कोर्स में है, क्योंकि कोई पढ़ाता तो है नहीं. लेकिन तुम्हें पता ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता चलेगा और मुझे नींद नहीं आएगी. यू अंडरस्टैंड? तो मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग. यू अंडरस्टैंड दिस वन? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी. ओके, अपना करियर बनाओ. गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. आई विल सी यू इन अ कपल ऑफ डेज. आई डोंट थिंक कल की क्लास भी शायद हो पाएगी. आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज टुमारो आई एम ट्रैवलिंग टू बैंगलोर. Okay, so I'll try and get this class tomorrow. Otherwise, maybe a couple of days because we have to prepare for the preparation of films and so on. But I'll try and get the class. Okay, thank you very much. God bless and Jai, and thank you very much.